मरासा के चरणों में वंदन। समस्त चरित्रशील आत्माओं के चरणों में वंदन नमन। जो जन श्रद्धा भाव से करे सूत्र का ज्ञान, ज्ञानावरणीय कर्म टले प्राप्त करे सद्ज्ञान। तेरा ज्ञान अनंत है, मुझे ज्ञान की प्यास। केवल ज्ञानी मैं बनूं, यही है अंतिम आस। केवल दर्शी मैं बनूं, यही है अंतिम आस। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ देव गुरु धर्म की कृपा से मैंने अब तक जो भी सीखा है, समझा है, जाना है, आप सब तक पहुंचाने का प्रयास कर रही हूँ। हमने पिछली क्लास में काल तक किया था, आज हम कर रहे हैं वाच्य। वैसे पेपर बहुत ही सरल आएगा, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आएगा, अंदर के भेद तक नहीं, बहुत ज्यादा डीपली पूछे जाएंगे। ऊपरी ऊपरी बस एक आपको व्याकरण का ज्ञान हो जाए, यही भावना के हिसाब से पेपर को सरल किया गया है। तो वाच्य क्या होता है कि क्रिया के जिस रूप से पता चलता है कि क्रिया कर्ता कर्म या भाव के अनुसार हुई है, उसे वाच्य कहते हैं। यानी कि क्रियाएं किस रूप में हुई है, कर्ता कर्म या भाव के अनुसार हुई है। जैसे निम्नलिखित आप एक बार वाक्य को पढ़िए। शंकर सामान खरीदता है, जया ने फल खरीदे, कबूतरों से उड़ा जाता है, दादी से उठा नहीं जाता है। क्रियाएं खरीदता है, खरीदे जाते हैं, उड़ा जाता है और उठा नहीं जाता, ये अलग अलग रूप में है। कोई अलग कार्य कर रहा है, कोई फल खरीद रहा है, किसी से उड़ा जाता है, किसी से उठा ही नहीं जाता। तो ये सब अलग अलग क्रियाएं हैं। इसकी भिन्नता वाच्य के कारण है। वाच्य के कारण यानी कि क्या है कि जो क्रिया है वो कभी कोई कर्ता कर रहा है, कोई कर्म कर रहा है कि उससे उठा नहीं जाता है। कोई जया ने फल खरीदे तो क्या है, वो एक क्रिया कर रही है। तो ये क्रिया के जिस कर्म या भाव के अनुसार जो जिस रूप का पता चलता है उसे वाच्य कहते हैं। कृतवाच्य, कर्म वाच्य और भाव वाच्य ऐसे समझेंगे कि जिस वाक्य से क्रिया कर्ता के अनुसार होती है। जैसे मीरा रसगुल्ला खाती है, कृतवाच्य की क्रिया के लिंग और वचन कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार होते हैं। माली माला बेचता है या माली माला बेच रहा है, वो क्या कर रहा है, वो एक क्रिया कर रहा है। जिस वाक्य की क्रिया कर्म के अनुसार होती है, कामना से पकोड़े खाए जाते हैं मेरे द्वारा, यानी कि मैं कर्म करता हूँ मेरी इच्छा के द्वारा, कि मेरे अनुसार वो हो रही है, कि मेरे द्वारा व्यायाम किया जाता है, मेरे द्वारा घर का काम किया जाता है, मेरे द्वारा पढ़ाई की जाती है। तो ये जो द्वारा वाला शब्द आ जाता है कि मेरे द्वारा ये हुआ जाता है, या मतलब मेरे से ये किया जाता है, तो वो क्या करता है, आप अपना कर्म वाच्य। इन वाक्यों में क्या आता है, जैसे पकौड़े शब्द कर्म के अनुसार है, क्रिया के लिंग और वचन कर्म के अनुसार है, ये कर्म वाच्य हो जाते हैं। जो मेरे द्वारा की जाती है वो क्या है, वो कर्म वाच्य है। और भाव वाच्य जो क्रिया वाक्य के कर्ता या कर्म के अनुसार ना होकर भाव के अनुसार हो जाता है, कि मुझसे तो ये होता ही नहीं है, मुझसे तो ये काम पढ़ा ही नहीं जाता है, मुझसे उठा ही नहीं जाता है। ये सब क्या है, ये कर्ता और कर्म के अनुसार ना होकर ये भाव बताते हैं। हम अपने भाव बता रहे हैं कि फलाना काम मुझसे होता नहीं है, फलाना काम मुझसे किया नहीं जाता है, तो हम उसमें क्या बता रहे हैं, हम भाव बता रहे हैं। तो भाववाचक की क्रियाएं सामान्यतः अक्रमक क्रिया होती है, जिसमें कोई क्रिया नहीं होती है, जिसमें नहीं शब्द आता है ना, वो एक अक्रमक क्रिया, एक आप एक हिंट के रूप में लिख सकते हो, जिसमें नहीं होता है कि फलाना काम मुझसे होता ही नहीं है, या ये इस आदमी से ये काम किया ही नहीं जाता है। तो जहां पे भी नहीं का आ गया भाव, तो भाववाचक हो जाती है, वो अकर्मक क्रिया के रूप में उसको हम पहचान सकते हैं।
अब वाच्य वाच्य वैसे तो बहुत सिंपल है कि जैसे अगर कोई कर्म मेरे द्वारा किया जा रहा है तो कर्म है, कोई कोई कर्ता उस कार्य को कर रहा है तो कृतवाच्य। और भाववाच्य में मतलब कि जहाँ पे अकर्मक क्रिया का बोध होता है, जहाँ पे अक्सर यही कहा जाता है कि मेरे से फलाना काम होता ही नहीं या मुझसे ये चीज होती नहीं, तो वो हो गई भाववाच्य। अब है वाच्य में परिवर्तन। भाववाच्य जैसे ये सिर्फ एक नॉलेज के लिए है, इतना ज्यादा इसमें डेप्थ में नहीं आएगा, लेकिन एक बार मैं फिर भी बता देती हूँ कि क्रिया के जिस के रूप को कर्म के अनुसार परिवर्तित किया जाता है और कर्ता के साथ से के द्वारा, मैंने अभी बताया ना आपको, के द्वारा कर्म में शब्द लगाया जाता है कि ये द्वारा, ये इसके द्वारा हो रहा है, या ये इससे हो रहा है, या ये फलानी चीज मेरे से हो रही है, मेरे द्वारा हो रही है। तो यहाँ तक तो सब चीज इजी है, इसमें कोई मतलब स्पष्टीकरण जैसे एक बार आप पढ़ेंगे तो आपको चीजें और स्पष्ट रूप से होती जाएंगी। आगे हम चलते हैं। कर्ता के सकर्तवाच्य से भाववाच्य बनाना। कर्ता के साथ से जोड़ा जाता है। भाववाच्य की क्रिया हमेशा एक वचन और अन्य पुरुष के रूप में होती है। या तो आप अपनी बात करोगे या आप किसी दूसरे की बात करोगे, तो वो एक वचन के रूप में, भाववाच्य में एक वचन के रूप में क्रिया ली जाती है। या तो आप अपना कहोगे कि फलाना काम मुझसे होता नहीं, या आप किसी सामने वाले के लिए एक वचन के रूप में प्रयोग करोगे कि ये काम इससे होता नहीं, ये काम इससे उठा नहीं जाता, खेला नहीं जाता, बनाया नहीं जाता, इस रूप में। अब हम आगे चलते हैं कि सबसे पहले कृता के साथ प्रयुक्त से द्वारा या के द्वारा शब्द को हटा दे। कर्म वाच्य से भाववाच्य बनाना बहुत सिंपल है कि भाववाच्य में क्या है, से, द्वारा या के द्वारा शब्द को क्या कर दे, हटा दे। उसके अलावा वाक्य में प्रयुक्त क्रिया को कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार बदल दे। जैसे किसान से फल काटी जाती है, किसान फल काटता है। मुन्ने से बोला जाता है, तो ये से ना हम ऐसे नहीं बोलते ना, किसान से फल काटी जाती है, किसान फल काटता है। मेरे से खाना बनाया जाता है, मैं खाना बनाती हूँ। तो ये से वाला जो शब्द है ना, उसको हटाते ही वो क्या बन जाएगी, वो हम आराम से उसको लिंग और वचन के अनुसार बदलते ही कर्म वाच्य से हम उसको भाववाच्य से और भाववाच्य से कृतवाच्य बना सकते हैं। मुन्ने से बोला नहीं जाता, ये भाव है, किससे ये होता नहीं, ये एक वचन में आता है। मुन्ना बोल नहीं पाता, ये कृतवाच्य है। बहुत सिंपल है, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। फिर भी इसमें किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, ये एक नॉलेज के हिसाब से है कि भाई कृत में क्या होता है, वो कार्य आप करते हैं। कर्म में मतलब मुझसे ये द्वारा या मेरे द्वारा ये काम होता है। और भाववाच्य में कि भाई मुझसे ये काम होता ही नहीं है या फलाना व्यक्ति से ये काम होता ही नहीं है। जहां नहीं आ जाता है वहां पे अकर्मक क्रिया का बोध हो जाता है, तो ये एक हिंट के रूप में आप कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अलंकार के रूप में। अलंकार का शाब्दिक अर्थ है आभूषण या गहना। जिस प्रकार आभूषण स्त्री की सुंदरता बढ़ाती हैं, उसी प्रकार अलंकार कविता के सौंदर्य को बढ़ाते हैं या उसकी सुंदरता में चमत्कार पैदा हो जाता है। हम कह सकते हैं, ये जरूर ये डेफिनेशन लिख लेना कि अलंकार किसे कहते हैं। काव्य सौंदर्य को बढ़ाने के साधन को हम अलंकार कहते हैं। अलंकार के प्रयोग से कविता अधिक प्रभावशाली हो जाती है। अलंकारों का प्रयोग कवि की कलात्मक क्षमता का प्रतीक होता है। अलंकारों से काव्य में भावाभिव्यक्ति अधिक सुंदरता हो जाती है। हिंदी साहित्य में शब्द और अर्थ दोनों का महत्व है। कहीं शब्द के प्रयोग से, कहीं अर्थ के चमत्कार से काव्य के सौंदर्य में वृद्धि होती है। अलंकार के भेद। अलंकार मतलब जैसे अलंकार कहते हैं वैसे गहनों को, एक इन्होंने चित्र दिया है कि गहनों में स्त्री है और एक गहनों के बिना स्त्री है। तो बताया है कि एक जिस स्त्री में गहने अच्छे से सुंदर सुसज्जित किए गए हैं, वो स्त्री ज्यादा सुंदर दिख रही है। वैसे ही अलंकार का प्रयोग करने से कोई भी कविता है, कोई भी वाक्य है, उसकी उसकी क्या हो जाती है, खूबसूरती बढ़ जाती है। जैसे चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, है ना।
तो मतलब वाक्य को कहने का तरीका और ढंग बदल जाता है कि उसको हम अलग वे में एक सुंदरता के कैसे शब्दों को साध सकते हैं, कैसे शब्दों को और सुंदर कर सकते हैं, वो अलंकार कहलाते हैं। हिंदी साहित्य में शब्द और अर्थ दोनों का महत्व होता है। कहीं शब्द के प्रयोग से, कहीं और कहीं अर्थ के चमत्कार से काव्य के सौंदर्य में वृद्धि होती है। अलंकार के मुख्य भेद हैं अलंकार, शब्दालंकार, अर्थालंकार। शब्द के कारण जो सौंदर्य बढ़ता है काव्य में, जहाँ किसी विशेष शब्द के प्रयोग के कारण सौंदर्य बढ़ता है, चमत्कार होता है, वो शब्दालंकार है। शब्दालंकार में मैंने अभी आपको बताया था, चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। यहाँ पे क्या होगा, शब्दालंकार के अंतर्गत कुछ अलंकार आते हैं, जिसमें सबसे पहला है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति को एक से अधिक बार होती है। च च च। ख, जैसे च च च 3 बार रिपीटिव आया ना, तो ये क्या हो गया, एक ही वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है। तरणी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, बहुछाए, ये तो इसमें क्या हो गई, त की आवृत्ति बहुत बार हो गई, तो ये क्या हो गया, अनुप्रास अलंकार। वैसे ही है यमक अलंकार। जब काव्य में एक ही शब्द का, इसमें क्या हो गई, एक वर्ण आ रहा है अनुप्रास में, लेकिन यमक अलंकार में क्या होगा, एक शब्द दो या दो से अधिक बार आएगा, वो हो जाएगा आप चाहो तो ब्रैकेट में लिख सकते हो, कॉपी में लिख सकते हो कि अनुप्रास और यमक की पहचान कैसे करें। कि अनुप्रास में तो भाई वर्ण, वर्ण मतलब अक्षर, एक च, चाहे त, चाहे य, उसकी आवृत्ति होती है, आवृत्ति मतलब रिपीटेशंस। और यमक में एक शब्द, कोई भी एक पर्टिकुलर शब्द होगा, उसका अधिक बार प्रयोग होगा। काली घटा का घमंड घटा, दोनों बार क्या हो गई, घटा मतलब बादल और घटा मतलब कम। घटा मतलब एक ही शब्द के दो रूप होते हैं, है ना। तो घटा मतलब काली घटाएं, और दूसरी घटा का मतलब है कम। तो ये यहाँ पे यमक अलंकार आता है। तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती है, यहाँ बेर शब्द दो बार हुआ है। तीन बेर मतलब 3 बार, और 3 बेर मतलब बेर जो छोटा सा फल होता है उसको कहते हैं, कि वो 3 बार 3 बेर खाती थी। तो इससे क्या हो गई, वाक्य में एक खूबसूरती बढ़ गई। तो वाक्य में खूबसूरती बढ़ जाने को आप इतना सा सिंपल सिंपल शब्दों में मान लेना कि वाक्य में या किसी भी सेंटेंस में खूबसूरती बढ़ने का मतलब है वहां पे अलंकार का प्रयोग करना। काव्य सौंदर्य, कविताओं में विशेषकर अलंकार का प्रयोग होता है। काव्य की, कविता की सुंदरता को बढ़ाने का साधन है अलंकार। ये जरूर आप ध्यान रख लेना इसकी डेफिनेशन। अब हम चलते हैं श्लेष अलंकार के। अभी हम शब्द अलंकार कर रहे हैं, जहां से शब्द की यूज करने से उस वाक्य में एक सुंदरता, एक चमत्कारी एक अंदाज, अलग अंदाज हो जाता है उसका बयां करने का। अब हम करते हैं श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ है चिपकना। काव्य में जहां एक शब्द के साथ अनेक अर्थ चिपके हों, अर्थात उस शब्द के एक से अधिक अर्थ हों, उस श्लेष अलंकार कहते हैं। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। इस दोहे में पानी के 3 मतलब है, जिन्हें भिन्न भिन्न संदर्भों में अलग अलग प्रयोग किया गया है। मनुष्य के संदर्भ में पानी का मतलब है सम्मान, मोती के संदर्भ में पानी का मतलब है चमक, और आटा के संदर्भ में पानी का मतलब है जल। यहाँ पे श्लेष अलंकार है। मगन को देखी पट देत बार बार है, यहाँ पट के 2 अर्थ हैं, वस्त्र और किवाड़। पट मतलब वस्त्र भी होता है, और पट मतलब किवाड़। चरण घरन चिंता करत चितवन चहु और सुबरन को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। सुबरन के 3 अर्थ लगाए गए हैं, अच्छे शब्द, सुंदर रूप और स्वर्ग। तो ये सारे क्या हैं, ये सारे श्लेष अलंकार के उदाहरण हैं। अब है अर्थालंकार। शब्दालंकार में अनुप्रास, यमक और श्लेष। अर्थालंकार में है जहाँ काव्य में अर्थ के कारण आकर्षण, यानी कि उसके शब्द के कारण नहीं, अर्थ, जो शब्द का उस अर्थ है उसके कारण उसमें वाक्य में खूबसूरती आती है, एक विशेष आकर्षण उत्पन्न होता है, वो अर्थालंकार कहलाता है।
जैसे कि उपमा अलंकार, हम उपमा मतलब हम उपमा से डायरेक्ट ये डेफिनेशन समझ लेना कि किसी की उपमा देना, यानी कि किसी का किसी से तुलना करना, किसी को किसी के समान बताना। कि जिस काव्य में, पंक्ति में जिस किसी कोई भी प्रसिद्ध वस्तु है, जैसे कि मतलब आप तो गुलाब का फूल लग रहे हैं, तो हम क्या बोलते हैं कि वो क्या है, गुलाब के फूल की तरह कोमल है। फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की ढेरी, है ना? तो इसमें कि भई कोमल सी बच्ची थी, बच्ची की कोमलता के हिसाब से बताया गया है। जिस किसी जग की प्रसिद्ध वस्तु या किसी व्यक्ति की तुलना सामान्य वस्तु को अच्छा बताने के लिए असामान्य वस्तु से की जाती है। यानी कि इसकी तुलना एक बहुत सुंदर और एक बहुत कमतर, बहुत मतलब असामान्य है। वही उपमा अलंकार होता है। हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की ढेरी। इस उदाहरण में क्या बताया कि बच्चों की के को फूलों की कोमलता के समान बताया गया है। उपमा अलंकार में सा, से, सी आदि योजक प्रयुक्त, योजक मतलब जोड़ना, योजक मतलब चिन्ह, योजक चिन्ह आते हैं और लेकिन योजक का आप मतलब समझना चिन्ह, कि सा, सी से जहां भी आए जो तुलना दिखाते हैं कि ये तो कोमल सी है, ये कोमल सा है, तो सा, सी से जहां पे भी आए वो उपमा अलंकार है। जैसे नील गगन सा शांत हृदय रो रहा था, एक सामान्य है, एक असामान्य, कि वो शांत है लेकिन वो हृदय क्या कर रहा है, रो रहा है, असामान्य वस्तु है। निर्धन के धन से तुम आई, जैसे निर्धन के धन से, एक तो क्या कहा, गरीब का कहा है और एक तरफ धनवान का कहा है। जैसे गरीब आदमी के पास धन कैसे आता है, आता है और तुरंत चली जाती है, वैसे ही इसमें किसी औरत को कहा जाता है या किसी दोस्त को कहा गया कि निर्धन के धन से तुम आई तो सही, लेकिन थोड़े समय के लिए, अल्प समय के लिए। तो इसमें बात को कहने का क्या हो जाता है, एक तरीका हो जाता है। कविताओं में अधिकांश सारे शब्द इसी रूप में अलंकार के साथ सुशोभित होते हैं। उसी के अलावा पीपर पात सरिस मंडोला, तो ये उपमा अलंकार है। बहुत सारे आप समझने के लिए बस यही है कि सी सा से योजक आता, चिन्ह आता है। आप जब उस सेंटेंस को एक्सप्लेन करोगे तो उसमें पक्का आएगा ये सी सा से, कि नील गगन सा है तुम्हारा और हृदय तुम्हारा रो रहा है, सा सी से। रूपक अलंकार काव्य में अगर स्वभाव, गुण आदि को बहुत अधिक समानता के कारण प्रस्तुत और अप्रस्तुत, यानी कि उपमान और उपमेय में फर्क न दिखाया जाए, उसे अभिन्न माना जाएगा, वो रूपक अलंकार है। यानी कि कविता में अगर स्वभाव, गुण आदि को बहुत अधिक समानता के कारण प्रस्तुत और अप्रस्तुत में फर्क दिखाया जाए, जैसे कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं। इस उदाहरण में चंद्र खिलौना में चांद उपमेय पर खिलौना उपमान पर का आरोप दिया गया था, यह रूपक अलंकार है। हम रूपक अलंकार को और ऐसे अच्छे से समझ सकते हैं कि काव्य में अगर स्वभाव और गुण आदि को बहुत अधिक समानता के कारण प्रस्तुत और अप्रस्तुत, उपमान और उपमेय में कहने वाले और जिसको कह सकते हो कृत और कर्म में थोड़ा सा फर्क होता है। उपमान और उपमेय का मैं उपमान को मैं आपको किस तरीके समझाऊं कि जिससे तुलना या समता हो, जिस प्रसिद्ध व्यक्ति के साथ वस्तु में समानता बताई जाती है, वो उपमान या उपमेय हो जाते हैं। रूपक अलंकार का मैं एक दो उदाहरण और आपके साथ इमेज में और शेयर कर देती हूँ। कि काव्य में जहां पर क्या है कि उपमेय और उपमान का आरोप होता है, वहां रूपक अलंकार या काव्य में एक वस्तु को दूसरी वस्तु के रूप में दिखाया जाए, जो जैसी वस्तु है वैसी ना दिखाकर उसे किसी दूसरे रूप में दिखाया जाए, वहां पर क्या होता है, रूपक अलंकार होता है। चरण कमल बंदो हरि गाई, यानी कि चरण कमल, जिसके चरण कमल के समान है, दो चीजों को क्या कर देते हैं, बेसिकली वो एक कर देते हैं। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, यानी कि चंद्रमा के समान खिलौना ले हूं। तो दो चीजों को जो एक रूप में कर देते हैं, वो क्या कहलाते हैं, रूपक अलंकार कहलाते हैं।
उत्प्रेक्षा अलंकार अगर प्रस्तुत उपमेय और में अप्रस्तुत की संभावना दर्शाई जाए तो उत्प्रेक्षा अलंकार कहलाते हैं। उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उनका लगा। ये सिर्फ एक आप एक रीड के हिसाब से पढ़ लेना, इतने डेप्थ उपमा अलंकार मतलब बहुत कम उसमें से थोड़े से, वैसे ये 40 मार्क्स का ही है। पूरा हिंदी का चैप्टर है, वो पूरा 40 नंबर का ही है। बहुत ज़्यादा डेप्थ में इसको नहीं पूछा जाएगा। ये बस एक जानकारी के हिसाब से, ताकि आपको हिंदी व्याकरण, अगर किसी भी भाषा को व्याकरण को शुद्ध जानने के लिए किसी भी भाषा का शुद्ध रूप व्याकरण से जाना जाता है। इसलिए ये आपको हो सकता है कि लगे टफ है कि हम कैसे करेंगे, तो इसमें ज़्यादा परेशान मत होना। बस एक बार उसको पढ़ के समझने का प्रयास करना। तो ये रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकार के अगर प्रस्तुत में अप्रस्तुत की संभावना दिखाई जाए, जहाँ या उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। ये सारे आपको एक-एक इतने बड़े-बड़े उदाहरण क्या है कि एक बार आप पढ़ लेंगे, इतना उदाहरण पूछा नहीं जाएगा। ये सिर्फ़ आप एक-एक नॉलेज के हिसाब से, यानी कि उपमेय में अगर प्रस्तुत में अप्रस्तुत की संभावना, यानी कि जो दिख रहा है उसमें अप्रस्तुत की संभावना दिखाई जाए, तो वो उत्प्रेक्षा अलंकार कहलाता है। अतिशयोक्ति अलंकार काव्य में अगर किसी वस्तु या व्यक्ति का वर्णन बहुत बढ़ा-चढ़ाकर बताया जाता है, तो वो अतिशयोक्ति अलंकार है कि हनुमान की पूँछ में लग न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर राग। यानी कि इसमें हनुमान जी की पूँछ में आग की उनकी पूरी पूँछ से बताओ आग लग गई पूरी लंका में। यानी कि उसमें किसी भी चीज़ का बढ़ा-चढ़ाकर प्रयोग किया जाता है, तो वो अतिशयोक्ति अलंकार है। अभी जैसे किसी को छेड़ने के लिए कहते हैं, बालों को इतने लंबे बाल हैं, उसको क्या कहते हैं? बालों को खोलकर मत चला करो, दिन में रास्ता भूल जाएगा सूरज। यानी कि तुम्हारे बाल इतने मतलब किसी की बखान कर दिए कि तुम्हारे बाल इतने सुंदर और घने हैं कि इन्हें खोलकर मत चलो कि अंधेरा हो जाएगा, दिन में रास्ता भूल जाएगा सूरज। तो ये काव्य सौंदर्य को बढ़ाने की ये सारे अलंकार प्रयुक्त किए जाते हैं। अलंकार का शाब्दिक अर्थ आपको पता होना चाहिए कि अलंकार काव्य के सौंदर्य को बढ़ाता है। शब्द अलंकार में है अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, 3 अलंकार, शब्द अलंकार, 3 है अर्थ अलंकार, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा और अतिशयोक्ति 4, टोटल ये 7 अलंकार हैं। अब हम चलते हैं अगला जो हमारा अगला बहुत सरल है। आप जनरल भाषा में आप डेली प्रयोग भी करते हैं या सुना भी होगा, मुहावरे और लोकोक्तियाँ, कि भावों और विचारों की अभिव्यक्ति को अधिक सशक्त, प्रभावपूर्ण, आकर्षक और साहित्यिक बनाने के लिए भाषा में प्रयोग में मुहावरे एवं लोकोक्तियों का महत्वपूर्ण स्थान है। इनके प्रयोग से कम शब्दों से अधिक, यानी कि थोड़े से शब्दों में अधिक बात कहना। जैसे उँगली पर नचाती है, फलाने की बहू तो उसके बेटे को उँगली पे नचाती है, यानी कि उसको क्या करती है, वश में ले लिया। वैसे अगर सामान्य अर्थ देखो तो किसी को अपनी उँगली पर खड़ा करके नचाना, बट वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन उसको विशेष अर्थ में लिया जाता है कि वश में कर लेना। ऐसे वाक्यांश जो अपने सामान्य अर्थ के स्थान पर विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। अब किसी को उँगली पे नचाना पॉसिबल है क्या खड़े होके? नहीं है। लेकिन उँगली पर नचाना पॉसिबल नहीं है। लेकिन उसको अलग अर्थ में लिया जाता है, वश में कर लेना। कलम तोड़ना, यानी कि कलम को तोड़ देना, लेकिन इसका विशेष अर्थ क्या है? बहुत ही श्रेष्ठ बात लिखना। ओखली में सिर देना, ओखली में क्या करना, अपना सिर कोई देता है क्या जानबूझकर? नहीं, लेकिन जानबूझकर कभी-कभी हम विपत्ति में फँस जाते हैं, तो कहते हैं ये तो हमने क्या कर दिया, ओखली में मुसल दे दिया, ओखली में अपना सिर दे दिया। या मुसल से क्या डरना, ओखली में जब सिर दिया तो मुसल से क्या डरना, है ना? तो हम वास्तव में कोई सिर थोड़ी देते हैं, लेकिन उसका विशेष अर्थ प्रकट होता है। अपने पाँव कुल्हाड़ी मारना, जानबूझ के थोड़ी मारते हैं कुल्हाड़ी, कि अपने पैरों को कुल्हाड़ी से काटना, लेकिन अपना खुद का ही नुकसान कर देना। गले का हार होना, ये ज़रूर ध्यान रखना, गले का हार होना, गले में पहनने वाला आभूषण, वो हमको प्रिय होता है। तो जब अगर हम कोई व्यक्ति है, आपका बच्चा है, आपका आपका कोई हस्बैंड है या कोई भी है, मतलब आप कोई इंसान व्यक्ति विशेष है, उसको क्या कहेंगे, ये तो मेरे गले का हार है, यानी कि ये मुझे बहुत प्रिय है। ये ध्यान रखना।
कुछ मुहावरों का वाक्य प्रयोग है: 9 2 11 होना, भाग जाना, आसमान सिर पर उठाना, मतलब अब बहुत छोटी सी बात में पूरा बखेड़ा करना कि तुमने तो पूरा आसमान सिर पर उठा रखा है। आंखों का तारा होना, मतलब बहुत प्रिय होना, अगेन मैं अपनी मम्मी पापा की आंखों का तारा हूँ, या फलाना व्यक्ति रोहन अपने माता पिता की आंखों का तारा है। मुहावरे भाषा में सरसता, रोचकता और सजीवता उत्पन्न करते हैं। मुहावरों का अर्थ एक सा रहता है। मुहावरे लिंग, वचन एवं क्रिया के अनुसार प्रयुक्त होते हैं। कुछ मुहावरे के उदाहरण आपने सुने। अब हम चलते हैं लोकोक्ति की ओर। लोकोक्ति मतलब ऐसी ऐसी कह सकते हो कि ऐसी चीज जो लोक में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, यानी कि लोकोक्तियां वो होती हैं। लोकोक्ति का अर्थ है कि लोगों की उक्ति, उक्ति मतलब कथन, लोग जो जनरली अपने भाषा में कहते हैं, लोग की उक्ति यानी कि लोग जो अक्सर ऐसे कथन जो वो अपनी जनरल भाषा में कहते हैं। मानव समाज के अनुभव सार को लोकोक्ति कहते हैं, यानी कि बड़े बुजुर्ग हैं हमारे प्राचीन काल में, उन्होंने बहुत सारे अपने जीवन में क्या है, बहुत सारी घटनाएं देखी है, बहुत सारी मेमोरीज, बहुत सारी स्मृतियां, बहुत कुछ है, लेकिन उन्होंने अपने अनुभव से जो सार निकाला है वो उन्होंने एक कथन में, ये एक कह सकते हो कि एक लाइन में उसको लिखने का, बोलने का प्रयास किया है। मतलब अब आप कहोगे कि लोकोक्ति को हम कहावत भी कहते हैं ना, ये तो कहावत है। कहावत मतलब जो सब कहते हैं, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, हर कहावत पे कोई ना कोई, कुछ ना कुछ, किसी ना किसी पे कोई घटना घटी ही होती है। चोर की दाढ़ी में तिनका, ये बचपन में हमने स्टोरी सुनी थी कि जब एक दरबार में चोरी हुई थी, तो राजा ने उपाय निकाला कि भाई जिसकी दाढ़ी में तिनका होगा वो चोर होगा। तो जो चोर था वो अपनी दाढ़ी संभालने लगा, तो बाकी सब किसी ने नहीं संभाली, तो वो क्या हो गया, वो एक लोकोक्ति, एक कहावत बन के आ गई कि चोर की दाढ़ी में तिनका, यानी कि अपराधी हमेशा क्या रहता है, डरा रहता है। तो ये बहुत छोटी छोटी मतलब का इंसिडेंट किसी ना किसी से जनरल अनुभव, मानव समाज के अनुभव और सार को क्या के ऊपर जो पंक्तियां या जो भी कहावत होती है उसे लोकोक्ति कहते हैं। मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर है। मुहावरे का प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं हो सकता, यह वाक्य का एक अंग होता है, जबकि लोकोक्ति पूरा अपने आप में एक सेंटेंस होता है। जब मुहावरे वाक्यों में प्रयोग किए जाते हैं तो लिंग, वचन, कारक और आदि के अनुसार परिवर्तन होता है। इसके विपरीत लोकोक्तियों में कोई परिवर्तन नहीं होता। लोकोक्तियां जैसी कही गई है वैसी ही रहती है, लेकिन मुहावरे क्या है, लिंग वचन, दो जने हैं तो दो जनों के हिसाब से, बहुवचन के हिसाब से, लिंग है और पुल्लिंग स्त्रीलिंग के हिसाब से, कारक के हिसाब से मुहावरों का कह सकते हो कि अलग अलग उनके हिसाब से परिवर्तन आते हैं। जबकि लोकोक्ति जो भी है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, पुल्लिंग हो स्त्रीलिंग हो, एक वचन हो बहुवचन हो, सभी के लिए समान रूप से प्रयोग की जाती है। लेकिन मुहावरों में लिंग, वचन और कारक क्रिया के अनुसार परिवर्तन होते रहते हैं। कुछ लोकोक्तियां हैं: अज्जल गगरी छलकत जाए, कम ज्ञानी अधिक घमंड करता है। पुष्पिंदर हर वक्त अपना ज्ञान दर्शाता है किंतु परीक्षा में असफल हो गया। सच है, अज्जल गगरी छलकत जाए, ये भी हो सकता है ऐसी कोई कहानी हुई हो, किसी ने हो सकता है कि कोई कम ज्ञानी व्यक्ति हो, घमंड करता है, तो उस पे ये लोकोक्तियां कहावत चल गई हो प्रचलन में। एक पंथ दो काज, एक कार्य से दो लाभ। कोई रास्ते से जा रहा हो, एक साथ दो काम हो गए, तो वो एक कार्य दो लाभ। ये सारी मतलब जनरल है, आपने इतने समय से पढ़ी होगी, तो इनका अर्थ बहुत आसानी से निकल सकता है। इसमें किसी से कुछ पूछना है अभी तक में तो वो पूछ सकते हैं। अब हम अगले पोर्शन की ओर चलते हैं। अनुच्छेद लेखन, ये जरूर आएगा।
लेकिन ये बहुत सिंपल तरीके से आएगा। अनुच्छेद का मतलब क्या होता है कि किसी भी विषय पर अपने विचार लिखना। जैसे हम ऐसे लिखते हैं ना, ऐसे बहुत बड़ा होता है, लेकिन एक ब्रीफ होता है, इंग्लिश में ब्रीफ में लिखते हैं। ब्रीफ का मतलब होता है किसी भी बात को सार गर्भित रूप से एक पूरा सार निकाल के उसको छोटे रूप में कहना। उसको छोटे रूप में कहना। किसी भी विषय में विचारों को आपस में मिलाकर प्रकट करना ही अनुच्छेद लेखन कहलाता है। विचारों को प्रभावशाली ढंग से अभिव्यक्त करने के लिए अनुच्छेद एक सशक्त माध्यम है। अनुच्छेद लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखें। अब हमने स्कूल्स में ऐसे लिखे होंगे जिसमें हम पहले प्रस्तावना, फिर भूमिका, फिर उसके कारण, कारण का निवारण, फिर उपाय, फिर उपसंहार कि आपने क्या सीखा। लेकिन अनुच्छेद में इतना नहीं होता। मैंने बताया ना अभी ब्रीफ में, यानी कि छोटे रूप में उसको लिखना रहता है। मुख्य भाव ही लेखन का केंद्र होना चाहिए। तर्क वितर्क या पक्ष विपक्ष नहीं होना चाहिए। जो आप सोचते हो, जैसे कि एक उदाहरण के रूप में मेरी हॉबी, या कह सकते हो मेरी अभिलाषा, मैं क्या बनना चाहता हूँ, मेरी दिनचर्या। तो मतलब आपको पूछा गया है मेरी दिनचर्या पे अनुच्छेद लिखिए, या सच्चा श्रावक कौन, उस पे अनुच्छेद लिखिए। तो आप जो सोचते हो बस आपको वही लिखना है। ये नहीं कि श्रावक के ये गुण होते हैं, वो होते हैं, या श्रावक के ऐसे होते हैं। आपको, आप जो सोचते हो, आप जो समझते हो, आपको उसी भाषा में लिखना है। ये नहीं लिख, तर्क वितर्क नहीं करना, किसी पे पक्ष विपक्ष के, किसी के विषय में टिप्पणी करते हुए नहीं लिखना, वरना आप जो मुख्य बात है, जो आपकी बात का कहने का तात्पर्य है, कॉन्टेक्स्ट है, कंटेंट में, वो मिसिंग रहेगा। बुरे शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे, गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, और जितना सरल और प्रभावोत्पादक, यानी कि जितना अट्रैक्टिव और जितना शॉर्ट में और सरल भाषा में हो वो लिखना है। सामान्यतः 75 से, ये नहीं कि 75 से 100 शब्दों का है तो अब आप एक एक शब्द लिखने बैठ जाएं। 75 से 100 शब्दों का एक लिमिट होती है कि आपको 10 लाइन में, अगर आप एक लाइन में 10 शब्द लिखते हैं, सार गर्भित मीनिंगफुल शब्द लिखते हैं, तो 10 लाइनें बहुत हैं आपके लिए अपनी बात कहने के लिए। चाहे कोई भी टॉपिक हो, चाहे मैं कोई भी टॉपिक ले लूं, प्राकृतिक संसाधनों का ले लूं कि प्राकृतिक संसाधन का क्यों विषय पे, प्रकृति और मनुष्य पे, और पुस्तक मेले पे कि पुस्तक मेला क्या है। तो बस आपको कोई भी टॉपिक है, मेरा प्रिय हास्य कलाकार है, कि भाई जीवन में बहुत तनाव हो गया है और दिन भर आदमी थक के वापस आता है तो ऐसे लगता है कि वो कुछ हास्यास्पद कार्यक्रम देखे। तो मैं ये कार्यक्रम देखता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मान लो आप तारक मेहता देखते हैं, तो मैं तारक मेहता देखता हूँ या देखती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो हमारी आपसी जिंदगी से जुड़े हुए रहते हैं। दूसरों मतलब हंसाना, दूसरों को हंसाना कोई आसान काम नहीं, लेकिन उसमें सभी कलाकार इस चीज में माहिर हैं। वो छोटी सी बात में भी बहुत सुंदर तरीके से व्यंग्य ढूंढ कर हंसाते हैं, लोगों की पसंद को जानते हैं, उनकी नब्ज को भली भांति पहचानते हैं। तो भगवान कर मतलब कोई भी, मतलब कोई किसी भी टॉपिक पे हो, तो मेरा प्रिय कलाकार या मेरा फेवरेट टीवी एपिसोड कुछ भी हो, बस ये सोचना कि मैं उसमें बहुत अच्छे तरीके से लिख पाऊं। बहुत ज्यादा शब्दों पे नहीं, लेकिन 75 से 100 शब्द कहा है तो लगभग मुझे 10 से 11 लाइन में अपनी बात कहनी है। अगर मैं एक लाइन में 8 शब्द लिखती हूँ, तो मेरे को ये प्रयास करना है कि मैं 12 से 15 लाइन लिखूं। और कम शब्द लिखती हूँ, वैसे तो इतना हो जाता है कि एक लाइन में 7-8 शब्द हैं, तो अंदाज के रूप से गिन के 13, 14, 15 लाइन आप आराम से गिन सकते हैं। बड़े शब्द लिखते हैं या एक लाइन में, तो 10 से 11 में। बस ये ध्यान रखना कि आप अपनी बात पूरी कह दें। ये नहीं कि बात आप जो कहना चाहते हैं वो अभी तक शुरू ही नहीं हुआ और आपके शब्द ही खत्म हो गए। ये बहुत बैड इंप्रेशन है। इस चीज को आप बिल्कुल ध्यान रखना। तो जब तक कोई मतलब अपनी बात नहीं कहे, तब तक उसको पूरा सार गर्भित उसके आसपास उस चीज को लेके और एंड कर देना कि अब मुझे 2 लाइनें एंड के रूप में लिखनी है।
ये होता है अनुच्छेद लेखन। ये 1 या 2 टॉपिक आते ही हैं और बहुत आसानी से नंबर बन सकते हैं। 40 मार्क्स के हिंदी के पेपर में ये यहाँ पे ये अगर आपको कोई 2 टॉपिक भी दें तो आप आराम से लिख सकते हो और अपनी बात कहनी है। तो फिर भी अगर किसी को कुछ पूछना है इसमें तो पूछ सकते हैं। चलिए, अब हम चलते हैं मौखिक अभिव्यक्ति के रूप में। भाषा के 2 रूप हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। आपने बहुत बार सुना होगा स्कूल्स में, कॉलेजेस में, इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन्स में बहुत सारी प्रतियोगिताएं होती हैं, चाहे कविता पाठ हो, वाद विवाद हो, एक्सटेम्पोर हो जिसे और आशु भाषण हो और भाषण हो, बहुत सारी मतलब भाषण, साक्षात्कार हो, इंटरव्यू हो। बहुत बार क्या होता है हमारी मौखिक भाषा का लिखित भाषा से ज्यादा मतलब अच्छी कमांड होना, अच्छा उसको बोलना बहुत निर्भर करता है। मौखिक भाषा लिखित भाषा से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि जैसा आप बोलते हैं वैसा ही सामने वाले पे इम्प्रेशन पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। क्योंकि दैनिक जीवन में भी हम सबसे ज्यादा कौन सी भाषा हम लिखते तो कितना है, बहुत सारी लेडीज हैं, हम सब हैं, मुश्किल बता रही हूँ, मुश्किल से भी हम दिन में 2 पेज भी नहीं लिखते। आप में से कोई लिखता है दिन में 2 या 3 से पेज ज्यादा? आवाज आ रही है मेरी? नहीं। नहीं। हम सबसे ज्यादा कौन सी भाषा का प्रयोग करते हैं? मौखिक। मौखिक भाषा का। तो हम मौखिक भाषा का प्रयोग प्रयोग करते हैं सबसे ज्यादा, तो उसको बोलने की अभिव्यक्ति हम में होनी चाहिए कि हम किस रूप में मौखिक भाषा का कैसे प्रयोग करें। चाहे चुटकुले सुनाएं, चाहे बातचीत करें, चाहे कविताएं सुनाएं, भाषण दें, सब में मौखिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो मौखिक भाषा में विचारों को अभिव्यक्ति अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रभावशाली ढंग से विचारों को अभिव्यक्त करने वाले व्यक्ति का प्रथम प्रभाव उसकी सफलता का स्रोत होता है। आप फर्स्ट इंप्रेशन, लास्ट इंप्रेशन आपने सुना होगा, वो किस कमांड पे है, किस बेसिस पे है कि वही वो आदमी सामने वाला बोलता कैसे है, उसी के द्वारा हम उसका व्यक्तित्व को आंकलन कर लेते हैं, हम जज कर लेते हैं। मौखिक अभिव्यक्ति में कुशल होने के लिए निम्नलिखित बातों का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। तो भाषा का शुद्ध मानक उच्चारण, जो जैसा शब्द जिस रूप में बोला जाता है उसी रूप में बोलना। भाषा का शुद्ध प्रयोग, व्यवहारिक भाषा, ऐसी भाषा नहीं, ये नहीं कि आपसे कोई हिंदी में बोल रहा है तो आप अपनी मराठी भाषा, गुजराती भाषा में बोल दें, अंग्रेजी भाषा में बोलने लग जाएं। जो व्यवहार की भाषा है, आपके दोस्त आपसे बात कर रहे हैं, आप 5-6 भाषाएं जानते हैं, आप अचानक उनसे कोई तीसरी भाषा में बात करने लग जाएं जिस भाषा से वो परिचित नहीं है, तो ये रॉन्ग है। आपको व्यवहारिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा विषय के अनुसार प्रभावशाली भाषा का प्रयोग करना। जो टॉपिक है पहले उसको समझे, ये नहीं कि वो सामने वाला कुछ और कह रहा है, आप उसको कुछ और समझ के अपने हिसाब से उसकी मंत्रणा कर ले और उसको बीच में रोकें या टोकें। और जब भी बोले तो ये बोले कि थोड़ा ही बोले, लेकिन उतना बोले कि वो सफिशिएंट हो उसकी बात का जवाब देने के लिए। मौखिक अभिव्यक्ति के अंतर्गत आने वाले कुछ रूप निम्नलिखित हैं। कविता पाठ, मैंने बताया अभी कविता पाठ है। कविता पाठ करते समय क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, ये इसमें लिखा हुआ है कि कविता का शुद्ध हो तथा परिपक्व वाचन हो और बच्चे अधिक से अधिक कविताओं को कंठस्थ करें। एक चीज याद की भी हम अगर बोलते हैं तो वो ज्यादा इफेक्टिव है, बजाय देख देख के बोलने के लिए। देख देख के बोलना थोड़ा सा, बहुत सारी कॉम्पिटिशन्स में देख के बोलने के नंबर भी कटते हैं, चाहे वो वाद विवाद प्रतियोगिता हो, भाषण प्रतियोगिता हो या कविता हो, क्योंकि आप वहां पे कुछ बोल रहे हो तो आपकी नजर उनके सामने होनी चाहिए सबसे पहली पॉइंट, लेकिन आपकी नजर पेपर पे रहेगी। पेपर पे रहेगी तो आप उनसे आई कांटेक्ट नहीं कर पाओगे। जब तक हम आई कांटेक्ट किसी से नहीं कर पाते हैं तब तक हम सामने वाले की बात अच्छे से समझ नहीं पाते हैं, हम उनको देख नहीं पाते हैं कि क्या वो हमारी बातों में रुचि ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। तो ये जब तक हो सके प्रयास करें कि कविताओं को कंठस्थ करें और वाचन करते समय कहाँ पे रुकना है, ये नहीं कहाँ पे तो बहुत ज्यादा देर रुक गए
और कहाँ पे प्रवाह का लगातार चले जा रहे हैं। ध्वनि का आहार कहाँ पे कौन सी मुख्य बात है, कविता का कौन सा विषय उस पे तेज करना, आरोह अवरोह कहाँ धीरे करनी अपनी वॉइस, कहाँ पे शुष्क होना, कहाँ पे रसहीन होना। ये मतलब ये सारी चीजें क्या करते हैं, ये आपको आपके बोलने के ढंग पे हो जाती है। बहुत ज्यादा भाव के बिना बोलोगे, पेपर से देख के पाठ करोगे, जैसे आप स्कूल में पाठ पढ़ते हैं वैसे करोगे तो कविता कविता का रस नहीं आएगा, वो रसहीन हो जाएगी। तो कविता आप अपने अंदाज में बोले, चाहे देशभक्ति बोले, प्राकृतिक सौंदर्य, चाहे प्रेम कविता, चाहे साहस की, या चाहे अन्य कोई भी कविता हो, किसी के लिए भी हो, लेकिन वो अच्छे से प्रेम से भाव के साथ बोले। उसके बाद है सस्वर वाचन। मौखिक अभिव्यक्ति विकसित करने के लिए स्वस्वर वाचन अत्यंत महत्वपूर्ण और उपयोगी सिद्ध होता है। लिखित गद्यांश के सस्वर वाचन से शुद्ध उच्चारण एवं मौखिक अभिव्यक्ति की कुशलता विकसित होती है। सस्वर वाचन यानी कि लिखित मौखिक अभिव्यक्ति विकसित करने के लिए कह सकते हो लिखित गद्यांश होते हैं, गद्यांश और पद्यांश होते हैं। तो वाचन जब भी आप करें तो एक लयबद्ध, एक अच्छे शुद्ध उच्चारण और अच्छी कुशलता के साथ करें। उसके बाद है साक्षात्कार लेना और देना। आधुनिक युग की आवश्यकताएं हैं कि हमें इंटरव्यू देने पड़ते हैं और प्रतियोगिता का माहौल है, कंपटीशन का माहौल है। तो आपका इंटरव्यू अच्छा होना चाहिए, आपका उसमें नॉलेज अच्छा होना चाहिए। और जो नौकरी है, जिस जहाँ पे भी आप जा रहे हैं, वहां पे आपको नौकरी पाने के लिए आपको अपनी योग्यता सिद्ध करनी पड़ती है। योग्यता तभी सिद्ध कर पाएंगे जब आपकी कमांड, आपको भाषा पे आपकी पकड़ मजबूत होगी, या आप जो विषय, जो जिस क्षेत्र के लिए जा रहे हैं उसके बारे में आपको ज्ञान होगा। तो साक्षात्कार देने के लिए जो भी सवाल या प्रश्न पूछे जाए, आप प्रयास करें कि मैं इंटरव्यूअर है, यानी कि प्रश्न पूछने वाला है, साक्षात्कार करने वाला है, लेने वाला है, उसको हम अच्छे से अच्छे ज्ञान, अच्छे व्यवहार और शिष्टता और आत्मविश्वास के साथ हम अपना परिचय दें, हम उसके प्रश्नों का उत्तर दें। आगे चलते हैं। भाषण। भाषण का सबका पता है। भाषण कौन सी कला है कि भाई जिसके द्वारा भाई सभी नेताएं हैं, नेता और भी बहुत सारे स्कूल में हो, प्रिंसिपल हो, टीचर्स हो, तो वो क्या है, भाषण देते हैं। बहुत बार आपने सुना होगा कि कोई कोई बहुत ज्यादा बोल जाते हैं, हम बोर हो जाते हैं। तो भाषण देते समय सबसे पहला इम्पोर्टेंट, भली चाहे इसमें बुक में लिखा हो या नहीं लिखा हो, आप अपनी लाइफ में ध्यान रखना कि उतना ही बोले जितना लोग सुनना पसंद करें। कि आपको लगे कि हाँ लोग नहीं सुन पा रहे, तो अपनी बात को शॉर्ट में कह के हो सके जितना जल्दी वहां से निकल जाए। तो जो भाषण एक कला है जो मौखिक दक्षता का मापदंड माना जाता है, आत्मविश्वास उत्पन्न करने का एक सक्षम माध्यम है। अगर आपको स्टेज फियर है, आपको स्टेज फोबिया यानी कि आपको स्टेज से मन में डर लगता है, तो आप भाषण से शुरुआत कर सकते हैं, जो आपके मन में सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास को बढ़ाता है, बूस्ट करता है। विद्यालय में या बहुत सारी जगह ऐसे अवसर आते हैं जहाँ पे भाषण देना होता है। यहाँ हम यूं कहते हैं दो शब्द, हालांकि वो दो शब्द होते नहीं होते, वो 200 शब्द ही हैं लोगों के, लेकिन फिर भी आप ये प्रयास करें कि आप अपनी जो भी भाषण है उसको कंठस्थ कर ले, देख देख के नहीं बोले, ताकि आप लोगों के हाव भाव से समझ सकें कि वो आपकी बात को सुनने में इंटरेस्टेड है या नहीं। अब दिखावटीपन या कृत्रिमता नहीं लगे, आर्टिफिशियल नहीं लगे, स्वाभाविक तरीके से, सरल तरीके से अपना भाषण बोलें। उसी के अलावा आशु भाषण। आशु भाषण मूल अर्थ है किसी भी विषय पर तुरंत बोलना। इसकी प्रतियोगिता होती थी हमारी मेरे स्कूल में। तो मैंने खुद में इससे हिस्सा लिया कि ऑन द स्पॉट हमको एक टॉपिक मिलता था, तुरंत एक पर्ची निकलती थी, 2 मिनट दिए जाते थे उसको सोचने के लिए, उसको सोचते थे। और ये जितना भी जब मुझे उस विषय पे ज्ञान होता था, या जो भी दे रहा है उसको उस विषय पे ज्ञान होता था, उसको वो बोलना होता था। लेकिन वो विषय का ज्ञान तभी हो पाता था जब हमें टीचर्स अक्सर कहा करते थे कि आप न्यूज़पेपर पढ़ो, आप मैगजीन पढ़ो, आप बुक पढ़ो। तो उससे क्या होगा, आपको पूरे वर्ल्ड में या पूरे क्षेत्र में, पूरी जगह कहाँ क्या हो रहा है उसका ज्ञान हो सके। तो आशु भाषण में तुरंत आपको टॉपिक दिया जाता है और तुरंत आपको उसमें बोलना रहता है। सामान्य ज्ञान की जांच होती है और जानकारी दोनों मिलती है। और आपको जो ऑन द स्पॉट टॉपिक मिला है, बहुत बार मेरे साथ तो ऐसा हुआ है, बहुत बार हमको ये लोकोक्ति जो मैं बोली वो मिलती थी।
तो कुछ लोकोक्तियों का अर्थ भी याद करना पड़ता था। तो किसी भी कहानी के रूप में या 2 लाइन को जोड़ के काव्य के रूप में कैसे भी करके हम उसको बोलते थे, ताकि वो लोगों को सुनने में अच्छी लगे। और किसी को नहीं पता किसका क्या टॉपिक है। भाषण प्रतियोगिता में तो फिक्स होगा, भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलो, प्राकृतिक पर्यावरण के खिलाफ बोलो, मोबाइल के दुरुपयोग बोलो, बहुत सारी चीज़ों में होता है। लेकिन आशु भाषण एक ऐसी प्रतियोगिता है जिसे हम तत्स्थलीय भाषण प्रतियोगिता भी कहते हैं, एक्सटेम्पोर कहते हैं इंग्लिश में, जिसमें हमको तुरंत टॉपिक मिलता था, 1 से 2 मिनट दिए जाते थे, आप सोचिए उस विषय पे, देन आप बोलिए। तो ये भी बहुत अच्छा है, इसमें बच्चों में धैर्य, पेशेंस, साहस और सोचने की शक्ति सबसे ज़्यादा है कि आपको सोचने की मेमोरी पावर और सोचने की शक्ति, कल्पना शक्ति और विचारों को व्यवस्थित किस रूप से आप ढंग से प्रस्तुत कर सकते हैं, जैसी क्षमताओं का विकास होता है। उसके अलावा है वाद-विवाद। वाद-विवाद में पता ही है, एक एक टॉपिक दिया जाता है, कुछ लोग पक्ष में बोलते हैं, कुछ विपक्ष में बोलते हैं, लेकिन ये एक विधा है जो, और ये मौखिक अभिव्यक्ति की विकास की बहुत अच्छी विधा है। बहुत सारी प्रतियोगिताएँ आपने भी देखी, सुनी और हिस्सा लिया होगा। लेकिन इसमें क्या होता है, अक्सर लोग रूड हो जाते हैं, अक्सर लोग बहुत ज़्यादा कठोर हो जाते हैं, हार्श हो जाते हैं, गलत शब्द का प्रयोग करते हैं, लेकिन व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग होता है। लेकिन ये ध्यान रखिए कि थोड़ा-सा शिष्ट भाषा का प्रयोग हो और किसी का उपहास या मज़ाक नहीं बनाएँ, और बहुत अच्छी तरीके से शैली में व्यंग्यात्मक शैली को भी बहुत अच्छे तरीके से अपनी बात को प्रस्थापित करना चाहिए, ताकि वो बात आपकी आदर्श बात सबको लगे। जो उस चीज़ को नहीं मानता था आपके बोलने से पहले, वो भी उसको मानने लग जाए। ये वाद-विवाद की प्रतियोगिता की बहुत अच्छी खूबसूरती है। तो आप इसका ध्यान रखें, अपने विचार स्वतंत्र रखें, समय सीमा बिल्कुल, ये समय सीमा पे ही ध्यान रखें, बहुत ज़्यादा व्यक्तिगत कटाक्ष ना करें। मैं बोल रही हूँ ना, बस इसको प्रतियोगिता के रूप में ही लें, और अध्यक्ष को ही संबोधित करें। वक्ता केवल अध्यक्ष, क्योंकि वाद-विवाद में क्या हो जाता है, हम सबको बोलते हैं तो वो सब हावी हो जाता है, लेकिन जो अध्यक्ष हैं, जो उसको टीचर्स हैं या जो उसको जज करने वाले हैं, उनको ही संबोधित करते हुए अक्सर ज़्यादा बोलना चाहिए। बहुत ज़्यादा आक्रामक नहीं बोलना चाहिए, अपने व्यक्तित्व को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करना चाहिए। परिचर्चा, किसी ही एक विषय पर अधिक से लोग, बहुत सारी परिचर्चा होती है जिसको मीटिंग का रूप बोलते हैं, परिचर्चा कहलाती है। और जिसमें अध्यक्ष होता है, जो भी संचालक होता है, उस मीटिंग को शुरू करता है, और उस जो एक्सपर्ट होता है, विशेषज्ञ होता है, वही विषय आरंभ करता है, और फिर सबको कहता है कि बारी-बारी आप इस टॉपिक पे अपने विचार रखो। इसको परिचर्चा या एज़ अ मीटिंग बोल सकते हैं। इसके अलावा है संवाद अभिनय, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों को लेकर जो संवाद अभिनय होता है, जिसको हम नाटक कहते हैं, वो है, उसको संवाद अभिनय कहते हैं। उसके बाद है कहानी कथन, कहानी कहना, कहानी विधा मौखिक और अभिव्यक्ति विकास करने की उत्तम विधा है। इसको चाहे बच्चे हो, बड़े हों, सब लोग कहानी सुनने, लेकिन एक कहानी कहने की भी एक कला होती है। एक कहानी आपने नीलेश मिश्रा की सुनी होगी, वो कहानी कहते हैं तो हम उसमें खो जाते हैं, डूब जाते हैं। और कोई होता है कि जो बस एक पाठ की तरह कह दी, तो सुनने में मज़ा नहीं आता। भले ही बहुत सारे लोग हमारे जीवन में, एक जनरल टॉक कर रही हूँ मैं आपसे, ऐसे होते हैं कि किसी बात को बहुत बहुत मतलब बात को साधारण तरीके से कह देते हैं, और कोई को उस बात को इतना तरीके से मज़ाकिया, क्या कह सकते हो, एकदम कह सकते हो रुचिपूर्ण तरीके से कहते हैं कि हमें उसकी वो छोटी सी बातें बहुत आकर्षक लगती है। तो ये सिर्फ एक कहने की कला है, एक मनोरंजन की, आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड, आपका दिमाग क्या सोचता है, वो कहने की कला होनी चाहिए, ताकि सुनने वालों को वो चीज जो भी आप बोल रहे हो वो रोचक लगे। सभा संचालन, मैंने, ये स्कूल्स में होती है असेंबली, जिसे यदि समारोह में छात्रों द्वारा संचालित जो किया जाता है, वो भी करते हैं, टीचर्स भी करते हैं, और टीचर्स बच्चों को कहते हैं, बच्चे भी टीचर्स को संबोधित करते हैं, अपनी रूपरेखा बताते हैं। प्राय विद्यालयों में इसका आयोजन किया जाता है, और छात्रों द्वारा संचालित किए जाएँ और एक और अधिक प्रभावपूर्ण होगा। तो ये सारी मौखिक अभिव्यक्ति क्या होते हैं, हमारे आत्मविश्वास को बढ़ावा देते हैं। मन संचालन की तैयारी क्रम से होनी चाहिए, ये ध्यान रखना। जो भी आप एंकरिंग करते हैं, जो भी आप संचालन करते हैं, उसमें आपकी कमांड अच्छी होनी चाहिए। समाचार वाचन, समाचार वाचकों द्वारा आपने सुना होगा, टेलीविजन पे जो भी लोग समाचार वाचक हैं, वो अब कैसे समाचार रीड करते हैं, देश विदेश की जानकारी प्राप्त होती है।
भाषा शुद्ध होनी चाहिए समाचार पढ़ने के लिए, और वाक्य छोटे और सरल होने चाहिए, और उतार-चढ़ाव पर भी ध्यान देना चाहिए। तो ये सिलेबस कंप्लीट हो गया है। अब किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। पेपर बहुत सरल तरीके से आएगा, और जहाँ तक संभव है अगली क्लास में हम पेपर से रिलेटेड चर्चा करेंगे। प्रयास मेरा रहेगा, अब अगली अगली नहीं तो 27 तारीख को, या जब भी संभव होगा थोड़े से टाइम के लिए भी मैं ग्रुप में अपडेट कर दूंगी। आप लोग अपनी सहूलियत के हिसाब से समय बता देना। ठीक है सर? किसी को कुछ पूछना है, कुछ शेयर करना है तो कर सकते हैं, वरना क्लास का समय हो गया है। मैम ऑनलाइन पेपर कैसे आने वाले हैं? पेपर में यहाँ तक प्रयास है यही करेंगे कि पेपर सबको भेजा जाए इंडिविजुअल, और ओके। पेपर सरल ही आएगा, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आएगा। जो संज्ञा किसे है, सरनाम, मतलब वो जो भी है किसे कहते हैं ये याद कर लेना। एक एक उदाहरण डीप में याद नहीं करना, ये सिर्फ आपको एक नॉलेज के हिसाब से दिए गए हैं। अगर और भी कोई अपडेट आएगा तो मैं आप लोगों के साथ एक मीटिंग करके शेयर कर लूंगी। क्लास का वेट नहीं करेंगे हम अगले हफ्ते तक, पहले ही अनुकूल समय के हिसाब से मैं आपके साथ शेयर कर लूंगी। ठीक है सर? नहीं जो सॉरी जी। नहीं जो पेपर मतलब स्टूडेंट के पास पहुंचने वाले हैं तो पेपर सबको बाई पहुंचेंगे। कोरियर ही पहुंचेंगे या हाँ, मोबाइल मतलब? प्रयास मोबाइल से भी भेज सकते हैं, हम ये सुविधा रखेंगे कि अभी तक तो संयुक्ति वर्ग से और जो टीम से चर्चा हो रही है उसमें यही प्रयास किया गया है कि सबको मोबाइल पे भेज दें। वो अपनी उत्तर पुस्तिका लिख के जो पता दिया होगा उस पते पे भेज देंगे, वहां पे टीचर्स कॉपीज चेक कर देंगे। क्योंकि काफी लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि भाई आप हमें पेपर कैसे भेजने वाले हो, पेपर टच एसएससी यही सिस्टम में साधन से है, कैसे देखो भेज? ना, अब रन टाइम पे हमारे पास भी कल बहुत और भी रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म्स आ गए। तो हम्म। अगर हम लोग अभी भेजना शुरू करेंगे और रन टाइम पे दो चार और आ गए, उनको नहीं मिला, तो ऑनलाइन भेजना ही पड़ेगा हमको। तो इससे बेटर है कि हम ऑनलाइन ही भेज दें। जिस दिन होगा उस दिन हम ग्रुप बंद कर देंगे, ग्रुप में सिर्फ एक एडमिन ही फिर पेपर भेजेंगे, उसके अलावा कोई चैट नहीं चलेगी। और आप ग्रुप में अटेंड रहें, उस समय पे आपको पेपर मिल जाएगा। आप पेपर में कॉपी लिख के और आप भेज देना हमको, जो पता मैं दूंगी पेपर के साथ ही दूंगी कि आप अपनी उत्तर पुस्तिका यहाँ पे इस पते पे भेज दें, बस। अब वही, ताकि क्या है कि जो पेपर देने वाले हैं कम से कम वो प्रिपेयर हो जाए कि भाई हमें ऐसे ही पेपर देना है, नहीं तो वो कंफ्यूजन बिल्कुल। ही चल रहा है। तो कल काफी नहीं नहीं, लोगों से बात हुई कंफ्यूजन मेरी। नहीं है। मैं अभी एक बार पूरा फाइनल आंसर आते ही मैं सब ग्रुप में डाल दूंगी कि पेपर जिस क्लास का जिस पेपर होगा जिस समय, वो पेपर उसी ग्रुप में भेजा जाएगा, और ग्रुप बंद कर दिया जाएगा, कोई मैसेज नहीं कर पाएगा। और आपको जितना घंटे की अवधि है, देखो अब तो, देखो इतना तो हमको भी पता है कि सबके पास बुक्स है, कोई भी कहीं से भी टीप टाप सकता है, कोई देख सकता है, इतना हमारी मानसिकता में है। लेकिन जी। हमारे यहाँ हमारा ये मकसद है कि धर्म प्रभाव ना होना, क्योंकि चीटिंग करने का आज के जमाने में मोबाइल के द्वारा बहुत सारे तरीके हैं करने के। तो हमारा चीटिंग कोई करे नहीं करे ये ध्येय नहीं है। संयंत्री वर्ग नहीं करेंगे क्योंकि वो तो मोबाइल यूज भी नहीं करते हैं, उनको हम पेपर पहुंचाएंगे जहाँ पे वो विराजमान है। बाकी सभी के लिए यही है कि ग्रुप में भेजा जाएगा और ग्रुप बंद कर दिया जाएगा। उसके बाद सिर्फ एडमिन ही खोल पाएंगे उस ग्रुप को, और जो पता दिया जाएगा उस पते पे आपको पेपर लिख के जमा कराना है। ठीक है? ओके सर। और 10-15 दिन मैम। की अवधि होगी, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग आराम से जितना जल्दी हो पाए उतना पेपर भिजवा दीजिएगा। जी। मैम। ठीक है सर जी। मैम। मैम। जी जी बोलिए। हाँ मैं बोला उत्तराखंड से तरह ग्रामर का सामने होगा क्या पेपर? हाँ, उत्तराध्ययन 60 नंबर का है, 40 नंबर का ग्रामर है। नहीं, पेपर दोनों साथ में होंगे मतलब अलग अलग नहीं हाँ, है? मिक्स आएंगे पेपर, मिक्स ही एक ही दिन में होगा। वो अब मैंने अच्छा। अपना पेपर भेज दिया, उन्होंने अपना भेज दिया, अब दोनों पेपर मिक्स होंगे। और टोटल 60 और 40 का मैंने आपकी सुविधा के हिसाब से बता दिया। वो 60 मार्क्स का है उत्तराधन, और ये 40 मार्क्स का है। ठीक है मैम और जी। दूसरी बात क्या है ना, एक का पेपर है तो हमारा आयन दिन रहता है, तो हम 2 बजे तक तो कोई फ्री दिक्कत होंगे नहीं है, बाद में। मैं ग्रुप में भेज दूंगी और डिलीट नहीं करूंगी उसको। ठीक है? आप हाँ अपना फोन खोलना, हाँ। अपनी सुविधा के हिसाब से पेपर दे देना, और पेपर मुझे वापस जो पता मैं दूंगी
मुझे नहीं, जो पता मैं दूंगी वहां पर आप भेज देना। हाँ, कुरियर ठीक से है, ना? हाँ कुरियर से। कुरियर से? 5-7 दिन होंगे आपके पास, आप 5-7 दिन में भेज देना। हाँ, क्या? मतलब पेपर देने के बाद मैं ग्रुप में लिख दूंगी, वैसे 5-7 दिन होंगे, 5-6 दिन में पेपर लिख के फटाफट भेज देना। समझ आ गया? ऑनलाइन नहीं भेजना है आपको, कुरियर से पेपर भेजना है। मैं पेपर आपको ऑनलाइन भेजूंगी, लेकिन आपको कुरियर से अपनी अच्छा, कॉपी लिखी हुई उत्तर पुस्तिका भेजनी है। हाँ ठीक, तो फिर एक दिन में भेजना पड़ेगा क्या? नहीं, मैंने कहा ना 5 दिन ले लेना आप, 5 दिन के अंदर अंदर भेज देना। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक है सर, जय जिनेंद्र।